I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज हम करने वाले हैं हमारे सीए इंटर ऑडिट के केस बेस्ड एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 7 लेक्चर लगने वाले हैं और 7 लेक्चर के अंदर हम सारे आईसीएआई के पोर्टल केस बेस्ड एमसीक्यू कर लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे या तो क्वेश्चन बैंक या फिर आईसीआई स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, जो आप बोलोगे वो। तो सभी बच्चों का स्वागत है। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो भैया प्लेलिस्ट में चले जाना और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लेना। इससे पहले मैंने 6-7 लेक्चर ऑलरेडी करवा दिए आईसीआई के नॉर्मल एमसीक्यूज के। अगर आपने अपना रिवीजन कर लिया है तो पहले आप नॉर्मल एमसीक्यू कर लो और फिर उसके बाद केस बेस्ड एमसीक्यू स्टार्ट कर लो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा न्यू क्वेश्चन बैंक आकर जा चुका है। मैं आकर जा चुका है इसलिए बोल रहा हूं, ये मैंने परसों सेल के लिए अवेलेबल करवाया था और आप बच्चों का इतना प्यार है कि ये ऑलरेडी खत्म हो गया है। मैं ये बोल रहा हूं खत्म हो गया। 80 बुक बची हैं जो कि अगले 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगी। घबराइएगा नहीं, आज या कल से या परसों से मैं इसकी प्रिंटिंग चालू करवाऊंगा और प्रिंटिंग चालू करवाने के 2 से 3 दिन के बाद ये दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। 400 पेज का क्वेश्चन बैंक है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, ceindia.org पे मिलेगा। अगर अभी आउट ऑफ स्टॉक आ रहा हो तो घबराना मत, 4-5 दिन के बाद दोबारा से आपको अवेलेबल हो जाएगा। सर प्री बुकिंग ले लो, ऑर्डर ले लो, जब आ जाए तब डिलीवरी कर देना। नहीं भाई, प्री बुकिंग लेकर हम पिछले साल और 6 महीने पहले बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। स्टूडेंट को लगता है कि मैंने प्री बुकिंग कर दिया, अब मैं सी इंडिया को कॉल करके रोज 4 बार पूछ सकता हूं प्रिंट हुआ या नहीं हुआ या कब डिलीवर होगा। तो एक तो फ्री में सेवा करो और ऊपर से गालियां खाओ, ऐसे काम मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। दूसरा एक ये बात कि मैंने ऑलरेडी ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखी है, काफी बच्चों को नहीं पता है। तो ये लो जी, फटाफट से आप इसकी फोटो क्लिक करके रख लो या आप इसे स्कैन कर लो। ये अदर मिसिंग नोट्स जो हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है और ये वेबसाइट का क्यूआर कोड है। हालांकि वेबसाइट ceindia.org है, आप वैसे जा सकते हो। तो ये क्यूआर कोड दे दिया मैंने सभी पीडीएफ के लिए, मेरे हैंड रिटन चार्ट्स के लिए, मेरे आने वाले नए नोट्स के लिए। अब आप बताओ आपका क्या हालचाल, ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आपको? जल्दी से मुझे बता दो और वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि वीडियो को तो लाइक करना बनता है। करोगे या नहीं करोगे? नहीं सर मैं नहीं करूंगा, आपकी मर्जी भाई, भगवान आपके 10 नंबर कम देगा। कृष्ण भगवान जी, जो इन वीडियो को देख रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने, जो इन वीडियो को देख रहा है और इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है और सारी वीडियो देख रहा है मजे से, मेरे रिवीजन भी देख रहा है, मैराथन भी देख रहा है, क्वेश्चन बैंक भी, उनके आपने 10 नंबर काट लेने हैं। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। और जो देख रहा है उनके 10 बढ़ा देने हैं। देखो जी लाइव। सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी दुआ कर रहे हो बच्चों के लिए? दुआ नहीं, एक आपसे लाइक और एक प्यार भरा कमेंट मांग रहा हूं, वो मेरा हक है मांगना आपसे। चलो जी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो जी सर स्टार्ट करो। आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? नोटबुक बना रखी है ना आपने? नोटबुक के अंदर बताओ आज क्या लिखोगे। आज मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट बताएंगे नोटबुक में क्या लिखने वाले हो आप लोग। जल्दी बताओ कौन बताएगा। हमने 6 कर लिए थे। हर वीडियो में हम 3 केस बेस एमसीक्यू कवर कर रहे हैं ताकि टोटल 22 है आईसीआई के। फिर उसके बाद देखेंगे। ओ भाई आज तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पहला ही। हाँ जी घबराना मत, जितना लंबा उतना आसान, ध्यान रखिएगा। सर 2 बार लाइक मीन्स ग्रुप 2 में इस बार पास 2 बार लाइक करोगे, वीडियो लाइक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो एक ही बार आपने लाइक करना है, ठीक है? 2 बार नहीं करना है। ओके सर मैं तो 3 बार कर दिया, ठीक है। चलो जी देखेंगे। लो जी केस बेस एमसीक्यू नंबर 7 नोटबुक में आपने लिखना है। केस बेस एमसीक्यू नंबर 7 आईसीएआई पोर्टल केस बेस एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। कल को भूल जाओ भाई कहां से किए थे, तो पीडीएफ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। पहला क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द सेशन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा। वीडियो को लाइक करते रहना, कोई बात नहीं।
CAB, ये क्वेश्चन ना खुद से पढ़ने वाला है लेकिन मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं। हाँ जी देखो, आई होप स्क्रीन आपको सही दिख रही है। CAB, और एक बार ऑडियो मेरे को जरूर बताना कि आपको ऑडियो कैसा आ रहा है, ठीक है? सुमित वो बाद में बात करेंगे। CAB is conducting statutory audit of a branch of a nationalized bank. Saurav, a CA student, is also part of engagement team conducting statutory branch audit. The field of bank branch audit is new to him and he is following instruction as required by engagement partner. ठीक है? The engagement partner has asked him to prepare a summary of non-funded credit facility outstanding as on the balance sheet. The following information is appeared in branch CBS data record as on 31st March 23. आपने नॉन फंडेड फैसिलिटीज को देखना है। सबसे पहले कहता है कि एक एग्रीकल्चर टर्म लोन है 15 करोड़ का, स्टाफ हाउसिंग लोन है, स्टाफ व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन, जनरल पब्लिक, मल्टीपल लोन्स दिए हुए, मैं रीड नहीं कर रहा, आप देख लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑन गोइंग थ्रू लिस्टिंग ऑफ हाउसिंग लोन टू जनरल पब्लिक, CAB noticed that branch has sanctioned many housing loan of small ticket size ranging between 10 to 20 lakh. छोटे छोटे लोन बहुत सारे दे रखे हैं। Therefore, he has assessed रोमम to be high. Since आपने स्मॉल लोन बहुत ज्यादा दे रखे हैं, आपने ऑडिटर ने जो रोमम है वो हाई एसेस किया है। As a consequence, he has designed procedure to perform TOC as well as substantive. इसीलिए आपने TOC और सब्सटेंटिव दोनों ही प्रोसीजर आप डिजाइन कर रहे हो, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। S has been further asked to go through a SMA, that is special mention account, jotting as on 30th November 2022. SMA accounts को भी आप रिव्यू कर रहे हो। Such reports are available from system on monthly frequency. रिपोर्ट आपको मंथली अवेलेबल होती है। Being new to such type of assignment, he is unable to understand relevance of above audit procedure mandated by engagement partner. अब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, फालतू की बातें हमने सारी पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कंसीडरिंग टेबल गिवन इन द केस सिनेरियो, जो आपको टेबल दी हुई है लोन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय ब्रांच टू इट्स कस्टमर। देखो कितना आसान क्वेश्चन कर दिया, आपसे अमाउंट पूछ ही नहीं रहा, कह रहे कौन सा कॉम्बिनेशन आपके हिसाब से बेस्ट है नॉन फंडेड में। तो देखो क्या बोलता है, आपको अगर नॉलेज है तो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने बैंक ऑडिट का बेसिक भी अगर आपको आता है तो कहता है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड एंड बिल फॉर कलेक्शन नॉन फंडेड है, बिल फॉर कलेक्शन स्टाफ हाउसिंग लोन लेटर ऑफ क्रेडिट लोन फंडेड है, बिल बीपी डिस्काउंटेड लेटर ऑफ क्रेडिट इशू गारंटेड इशूड आपका नॉन फंडेड है, एलसी और गारंटेड इशूड आपका नॉन फंडेड है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया बनाया जा सकता था, लेकिन सिंस आप इंटर लेवल पे खेल रहे हो, आपको ज्यादा मुश्किल सवाल बनाकर नहीं दिया। जल्दी बताइए। बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। रोहन, अर्जुन, आरुषि, मुस्कान, आयुष दीक्षित, मोहम्मद सोएब, पंकज, रुचिका, पीयूष तिवारी, मुस्कान गर्ग, राधिका जिंदल, मनीषा, NCS, सभी बच्चों का 100% स्टूडेंट ने यहां पे सही जवाब दिया है। सर LC और जो मेरी गारंटी है, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ नॉन फंडेड लोन्स। बहुत बढ़िया। पीयूष जैन, हितेश, मोनिका सिंह, प्रियंका गोस्वामी, दिशी जैन, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, CAB डिसीजन टू परफॉर्म, आप परफॉर्म कर रहे हैं बोथ TOC एज वेल एज सब्सटेंटिव, आप दोनों प्रोसीजर लगा रहे हैं। वो टेकन आफ्टर ही हैड एसेस्ड रोमम, कह रहा है रोमम को आपने एसेस कर लिया, और रोमम एसेस करने के बाद कह रहा है आप TOC और TOD लगा रहे हैं। ठीक है, आपने बेसिकली वो कह रहा है रिस्क एसेस कर लिया क्लाइंट का, और आप दो प्रोसीजर लगा रहे हैं। Romum to be high due to large number of small ticket size loan, which standard on auditing deals with auditor responsibility to design such test। आप बताओ कौन सा ऐसे आपको बोलता है कि आपको ये प्रोसीजर डिजाइन करने हैं। एक बच्चा बोल रहा है, सुष्मिता बोल रही है, सर आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो ओल्ड कोर्स के हिसाब से है, क्या उसे रेफर कर सकते हैं। सुष्मिता शायद आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए आपकी क्वेरी है। वो जो प्लेलिस्ट है वो न्यू कोर्स के हिसाब से ही है। आपको क्या दिक्कत आ रही है मैं बताता हूं। ICI ने क्या किया, एक बहुत बड़ा रायता फैलाया है। वो रायता क्या है, उसने कर्ड लिया और उस कर्ड के अंदर उसने बूंदी भी डाल दी, उसने वेजिटेबल्स भी डाल दिए और उसने फ्रूट्स भी डाल दिए, और सबको ग्राइंड करके आपको एक चैप्टर बना के दे दिया, चैप्टर नंबर 4। हमने इस रायते को थोड़ा सा सही किया है। मतलब ICI ने क्या किया, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंसेस, और आपके क्या बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, सैंपलिंग, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सबको घोट दिया है।
मैंने क्या किया है मेरी किताब के अंदर, इन सभी चैप्टर को अलग अलग रखा है। तो आपको प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर अलग अलग मिलेंगे। तो वो ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों सेम है मेरे बच्चे, बस चैप्टर हमने अलग अलग करके दिए हैं। रायता सही कर दिया आईसीआई का। ठीक है, आपकी क्वेरी मैंने रिप्लाई कर दी, हालांकि मैं बीच में क्वेरी लेता नहीं हूं। सर रिस्पॉन्स की बात एक ही स्टैंडर्ड करता है और वो है एसए नंबर 330। वो बोलता है कि एक ऑडिटर को जो रिस्क एसेस करता है उस पर रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करना है। दैट कैन बी टीओसी और दैट कैन बी टीओडी। ठीक है जी, ओके सर, ये भी आई थिंक सभी का ही ठीक है, कोई भी यहां पे गलत नहीं है। आयुष जैन ने एसए 330 लिखा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना भाई। Saurav is unable to understand relevance of going through SMA jotting as on 30th November 2022। कह रहा है हम SMA को क्यों रिव्यू कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। Which of the following statement is most appropriate in this context? आप बताओ कौन सा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रियंका। देखिएगा, इट वुड, सर मैं आपकी ही स्टूडेंट हूं पर ओल्ड बुक्स हैं, तो बेटा मैंने चैप्टर अलग अलग करके दिखाए हैं, कोई बात नहीं। इट वुड नेसेसरी हेल्प ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग अकाउंट्स विद सिग्निफिकेंट लेंडिंग एक्सपोजर। ठीक है, दूसरा कहता है इट वुड हेल्प ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग अकाउंट्स विच में इन्वॉल्व ऑन ग्रेडिंग फ्रॉम सबस्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी टू डाउटफुल कैटेगरी। सी कहता है इट वुड हेल्प ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग अकाउंट्स वेयर सब्सटेंशियल रिकवरी हैव बीन रिसीव्ड। डी कहता है इट वुड हेल्प ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग अकाउंट्स विच में इन्वॉल्व ऑन ग्रेडिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड कैटेगरी टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बताओ भैया एसएमए अकाउंट में क्या होता है, मैंने क्लास में करवाया है ये कंसेप्ट आपको, आपने बताया है, आपको बताना है एसएमए में क्या होता है। एसएमए का मतलब क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट का मतलब क्या है। क्या ये एनपीए अकाउंट्स हैं? बताओ किसको याद है, किसको याद है, जल्दी बताओ। थर्ड का डी, सर स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है? एक ऐसे अकाउंट जहां पे इंडिकेटर्स है कि वो अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन इंडिकेटर ऐसा है कि वो सर एनपीए हो सकता है। कोई एक एग्जांपल दे सकता है स्टूडेंट? सर कोई कंपनी है, उसकी सारी लीगल पॉलिसीज ऐसी आ गई जिससे उस कंपनी को वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है और वो कंपनी अपना बिजनेस उस वजह से बंद कर सकती है। तो हमने एक लोन दे रखा है, तो एक इंडिकेटर है यार कि हो सकता है हमारे पैसे भी ना आए, जो एनपीए होने वाले हों। यू हैव सम इंडिकेटर, यू हैव सम सिचुएशन, यू हैव सम सर्कमस्टांसेस जिसके आपके अच्छे, जिसकी वजह से आपके बढ़िया लोन भी अब हो सकता है कि पे ऑफ ना हो, आपको ईएमआईज ना मिले। तो थर्ड का डी इज द राइट आंसर। चलिए जी आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताओ आउट ऑफ 6 मार्क्स आपने कितने स्कोर किए, कमेंट करके बताना। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूं, ठीक है? आराम से साथ साथ सुनना और मार्क्स बताना। P Limited is engaged in the manufacturing and distribution of ergonomic furniture। अरे भाई फर्नीचर ही बोल दो यार, हम गांव के बालक है, तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड दे देते हो। तो भैया आप प्लूटो लिमिटेड जो है वो फर्नीचर बनाता है, अपनी भैया फर्नीचर की दुकान है, ठीक है? आगे क्या बोलता है? Such kind of customizable range from office furniture has gained lot of importance in past few year। कह रहा है ऑफिस फर्नीचर भैया बढ़िया इंपॉर्टेंस गेन कर गए। The company was able to perform well over the years and the same is reflected in their financial। ठीक है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी बात है। During the year 23-24 audit firm SJ and Associate, ऑडिटर का नाम क्या है? SJ and Associate was reappointed as their auditor, उनको ऑडिटर रखा है। The engagement team consisted CA स्नेहा, पार्टनर भैया स्नेहा जी हैं, एंड 5 आर्टिकल असिस्टेंट। सही बच्चे बताएंगे 5 कौन है? आर्टिकल को दूसरा नाम आप क्या देंगे? One of the assistant was new to this engagement, एक बंदा, एक चूजा नया है। Considering huge volume of transaction, the partner asked him to go through the files of last year। भाई लास्ट ईयर की फाइल देख लो। An auditor report to gain an understanding of issues which arose in last year, that is 22-23। अपनी टीम को, अपने चूजों को बोल रही है पार्टनर स्नेहा कि भैया एक काम करो, लास्ट ईयर की पूरी ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट फाइल को रिव्यू कर लो ताकि आपको पता चल जाए लास्ट ईयर हमने क्या क्या देखे थे। मजदूर नहीं भाई, चूजे हैं। मोहम्मद कैसी बात कर रहे हो यार। लो जी, while going through summary page of the file of last year, summary page को बताओ किस नाम से बोलते हैं? अगर आप पढ़कर आए हो तो समरी ऑफ लास्ट ईयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को किस नाम से बोलते हैं? क्या आप बता सकते हो? सेकंड नेम, ही नोटिस दैट बिलो पॉइंट वर अंडर डिस्कशन विद द पार्टनर बिफोर ऑडिट फाइनलाइजेशन। जब आप लास्ट ईयर की समरी देख रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले जो कि लास्ट ईयर के डिस्कशन में थे। तो यहां तक की तो कहानी बकवास थी। अब आता है पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दैट इज आर पेरोल का खर्चा बोल रहा है ये, फॉलोइंग पॉइंट वर वेरीफाइड बाय द टीम। कुछ पॉइंट टीम ने वेरीफाई किए थे। क्या? द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस शोन इन द बुक्स वर एक्चुअली इंकर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। भाई जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो क्या एक्चुअली उसी रेलेवेंट पीरियड में हुआ या नहीं हुआ, ये टीम ने वेरीफाई किया। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप जब ये देखते हो कि खर्चा एक्चुअली में उस रेलेवेंट पीरियड में हुआ या नहीं हुआ, तो आप कौन सी अजर्शन को चेक करते हो, बता दो जरा। कौन सी अजर्शन को आप चेक करते हो, जरा फटाफट से बता दो। अजर्शन पूछ रहा है आपसे। आगे कंप्लीशन मेमोरेंडम, क्या बात है, पीयूष तिवारी, अनमोल जैन और मोहम्मद सोएब, मुस्कान गर्ग, बेटा आपने थोड़ा नाम आधा अधूरा लिखा है। कंप्लीशन मेमोरेंडम बिल्कुल सही, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि 3 से 4 नंबर में आपके अलग से पूछा जा सकता है कंप्लीशन मेमोरेंडम के बारे में। अजर्शन बताना बेटा, ठीक है। दूसरा पूछता है द एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस वर अकाउंटेड फॉर। इसकी भी आप मुझे अजर्शन बताओ कि आपने क्या चेक किया। तीसरा द एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 22-23 रिलेट टू दिस ईयर ओनली। बेटा मैं आपको अजर्शन आइडेंटिफिकेशन भी समझा दूंगा कैसे की जाती है। कह रहा है जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 22-23 से ही रिलेट करता है। बताओ बेटा कौन सी अजर्शन है। तो आपने मेरे को यहां पे 3 अजर्शन बतानी है, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। फर्स्ट काफी बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है, नंबर लिख के बताओ भाई। फर्स्ट बिल्कुल सही सर, बात कर रहा है अकरंस की, कि खर्चा एक्चुअली में इंकर्ड हुआ है। इसका मतलब सर अकरंस है, एक्चुअली में खर्चा अपना हुआ भी है नहीं हुआ है, तो अकरंस की बात कर रहा है। मैंने आपके लिए वर्ड हाईलाइट भी कर दिया था आपको हिंट देने के लिए। दूसरी अजर्शन बताओ, दूसरी बताओ। दूसरी आयुष दीक्षित और राधिका जिंदल, क्या बात है बेटा, चीते हो तुम मेरे, चीते हो, शेर की तरह दहाड़ते रहना हमेशा। ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंटेड फॉर और नॉट, बिल्कुल सही आपने बोला सर। यहां पे जो बात हो रही है वो कंप्लीटनेस की हो रही है, बहुत बढ़िया। और तीसरा द एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द 22-23 रिलेट टू दिस ईयर ओनली, इसी साल से रिलेटेड है। जब भी साल की बात आए तो हम देखते हैं कट ऑफ, एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक प्रोसीजर लगाते हैं जिसमें हम देखते हैं जिस साल का खर्चा है उसी साल में रिकॉग्नाइज हुआ है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको कट ऑफ की अच्छी नॉलेज होगी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, कट ऑफ हो गया। तो अकरंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, ठीक है बेटा। ये 3 अजर्शन पॉइंट 1 में उन्होंने चेक की थी। अब बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट नंबर 2 पे। इट वॉज नोटिस दैट dividend to equity shareholder for the year 22-23 was declared on 15th April 2023। साल खत्म होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। 22-23 जो था वो हमारा साल था, लास्ट ईयर था ना, ये तो करंट ईयर कौन सा है भाई, ड्यूरिंग द ईयर 23-24। हम ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में हम अपॉइंट हुए हैं ऑडिट करने के लिए। तो क्या कहता है देखिए, लास्ट ईयर की बात चल रही है। इट वाज नोटिस दैट डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द ईयर 22-23 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 22-23 का डिविडेंड 15/4/23 को डिक्लेयर हुआ, मतलब साल खत्म होने के बाद। एज द डिविडेंड रिलेट टू 22-23 द सेम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन द सेम ईयर। भाई आपने क्या किया, कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया 15/4 को और उस साल में डाल दिया क्योंकि वो लायबिलिटी है। तो आप बताओ अकाउंट्स के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। तीसरा पॉइंट, डेटर कंस्टिट्यूट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल। डेटर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जी, ठीक है। थोड़ा मैं इधर आ जाऊं। डेटर जो है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कंपनी के लिए, कंपनी फाइनेंशियल के लिए। एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वेरिफिकेशन वाज मेड वेदर कंपनी हैज मेड अलाउंस फॉर दोज डेटर विच आर डाउटफुल। आपने देखा क्या कंपनी ने अलाउंस मेड किया, प्रोविजन बनाया फॉर जो डेटर डाउटफुल है। इन दिस रिगार्ड लिस्ट ऑफ डेटर अंडर लिटिगेशन वाज आल्सो ऑब्टेन एंड स्क्रूटनाइज। आपने लिस्ट ऑफ डेटर ली और उसको स्क्रूटनाइज किया। बताओ बेटा कौन सी अजर्शन वेरीफाई कर रहे हो, जल्दी बताओ कौन सी अजर्शन वेरीफाई कर रहे हो यहां पे, जल्दी बताओ पॉइंट नंबर 3 में। और पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपसे पूछा है क्या डिविडेंड रिकॉग्नाइज होगा या नहीं होगा, आपने ये बताना है। क्वेश्चन वोश्चन छोड़ो आगे के, केस स्टडी में साथ साथ आंसर देते हुए चलो। पॉइंट नंबर 4, 2 का भी आंसर अभी मेरे सामने नहीं आया है, तीसरे का भी नहीं आया है। पॉइंट नंबर 4 वैल्यूएशन, बहुत बढ़िया, ये जवाब दिया है सृष्टि जैन ने और उसके बाद कुंदन पंकज। वैल्यूएशन बहुत बढ़िया बेटा, वैल्यूएशन अजर्शन देख रहे हैं सर, हम प्रोविजन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। सेकंड का भी तो जवाब दो, सेकंड का जवाब नहीं आया आप लोगों का, सेकंड का जवाब नहीं आया। पॉइंट नंबर 4,
एसेट एडिशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 50 लाख, 50 लाख का एसेट एडिशन हुआ है. द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एसेट वर मेड थ्रू बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, पेमेंट बैंक अकाउंट से हो गई. हाउएवर ऑन स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द इनवॉइसेस वर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम पे ही नहीं इनवॉइस, मतलब किसी और की एसेट है, बट इन द नेम ऑफ वन डायरेक्टर, मतलब पर्सनल एसेट को कंपनी में डाल दिया. भैया ध्यान रखना. पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5, रिकॉग्नाइज नहीं होगा सर. सुमित यादव बोल रहे हैं सिर्फ डिस्क्लोजर जाएगा, नहीं होगा रिकॉग्नाइज. नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर जाएगा और डिविडेंड रिकॉग्नाइज नहीं होगा. पंकज ने बताया, सुमित यादव ने बताया, मुस्कान गर्ग ने बताया, सृष्टि जैन ने बताया और उसके बाद मनीषा ने बताया. बहुत बढ़िया. पॉइंट नंबर 5, द कंपनी वॉज मेंटेनिंग फ्यू बैंक अकाउंट्स इंक्लूडिंग वन फॉरेन करेंसी अकाउंट. मल्टीपल बैंक अकाउंट है, एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट है. देयर वॉज इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर फाइल ए पेपर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी अमाउंट हेल्ड इन बैंक अकाउंट टू इंडियन रुपीज एट ए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट. अब हम अपना क्वेश्चन का रीड करते हैं. पहला जवाब, इन पॉइंट नंबर 1 रिलेटिंग टू एम्प्लॉय बेनिफिट विच अमंग द फॉलोइंग असर्शन आर डिस्कस रिस्पेक्टिवली इन सेम ऑर्डर एज डिस्क्राइब इन पॉइंट नंबर 1. आपने ऑर्डर में बताना है. तो इसने अजर्शन दी. एक अजर्शन है वैल्यूएशन, दूसरी है अकरेंस, तीसरी है कट ऑफ, फोर्थ है कंप्लीटनेस. आप सही आंसर बताओ कौन सा फ्लो वेरीफाई हुआ है. बताओ बेटा. सबसे पहले अजर्शन कौन सी थी? जहां तक मुझे याद है अकरेंस थी. दूसरे नंबर पे कौन सी थी सर? दूसरे नंबर पे कंप्लीटनेस थी. तीसरे नंबर पे कौन सी थी? कट ऑफ थी. तो आंसर बताओ क्या बनेगा? अकरेंस पहली अजर्शन सेकंड, उसके बाद कंप्लीटनेस, दूसरी अजर्शन फोर्थ और तीसरी कट ऑफ तीसरी. तो ये वाला आंसर मिलेगा सेकंड, फोर्थ और थर्ड. सेकंड, फोर्थ और थर्ड. तो आंसर क्या आ गया? बी इज द आंसर. बहुत सही. सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है. सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा, मैंने पूछा भी नहीं फिर भी बता दिया. मैं पूछ लेता हूं फिर. एसेट हमने 50 लाख की खरीदी थी, जिसमें से कुछ इनवॉइस कंपनी के नाम पे नहीं है, डायरेक्टर के नाम पे है. हालांकि मेरे को क्वेश्चन नहीं पता था, लेकिन अगर मेरे को इसमें अजर्शन पूछनी पड़े, क्वेश्चन बेटा कंपनी एक्ट का भी बन सकता है, इस पे ध्यान रखना. लेकिन आपने आंसर दिया तो पूछ लेता हूं बच्चों से. अगर इसमें अपनी अजर्शन पूछनी पड़े तो बताओ कौन सी अजर्शन की बात हो रही है? कुछ इनवॉइस मेरे नाम पे नहीं है, कंपनी के नाम पे है. बताओ भाई कौन सी अजर्शन यहां पे हिट हो रही है? पंकज ने बता दिया सर, राइट एंड ऑब्लिगेशन. बहुत सही. रुचिका का भी आ गया राइट एंड ऑब्लिगेशन. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. डू यू थिंक अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी इन 22-23 एज गिवन इन पॉइंट नंबर 2 इज एप्रोप्रिएट? नहीं. तो आंसर नो आएगा. आपने ऑलरेडी बता दिया. तो यस वाले तो काट दो. अच्छा, तीनों नो वाले हैं. तो इसमें सही जवाब बताओ क्या है? द अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज इक्वली बिटवीन 2 ईयर. द अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी इन 22-23 बट इट नीडेड टू बी डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स. और फोर्थ कहता है नो, द अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी, फर्दर नो डिस्क्लोजर वाज नीडेड. बताओ भाई, आंसर सबको पता है क्वेश्चन 2 का. 2 का आपने सही बताया सर, डिस्क्लोजर जाएगा. तो सही जवाब जो है वो सी इज द आंसर. थर्ड देखिएगा. इन रिलेशन टू डिस्क्राइब मैटर इन पैरा 3 डेटर से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग अजर्शन. सर एजिंग्स के सॉरी प्रोविजन बनाना था, तो वैल्यूएशन इज द अजर्शन. तो आंसर इज ए. आंसर इज ए. फोर्थ रीड पॉइंट नंबर 4 एंड चूज विच अजर्शन इज नॉट प्रूव्ड. क्या बात है चीतो, या तो पहले ही पढ़ लिया था तुमने, मुझे लगा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन बनाएगा. पॉइंट नंबर 4 में अजर्शन थी राइट एंड ऑब्लिगेशन. तो पॉइंट नंबर 4 का जवाब है बी. पहले ही पढ़ लिया था क्या मेरे भाई क्वेश्चन तुमने? क्वेश्चन 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो पर्टेनिंग टू मैटर डिस्क्राइब इन पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में कौन सा मैटर था? बैंक अकाउंट है और फॉरेन एक्सचेंज में है, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्जन हो रहा है. लो जी. द कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट said amount in accordance with requirement of AS1 foreign exchange. The company was required to restate said amount in accordance with requirement of AS11. By verifying it, auditor had verified completeness assertion. कह रहे completeness assertion देख रहे हैं verification में. There was no responsibility of company. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है और बैंक ऑडिट का भी था क्या इसमें? भूल गया मैं सर. आप भूल बहुत रहे हो आजकल. नहीं, बैंक ऑडिट नहीं था भाई. क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा लेकिन मेरे को ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. There was no responsibility to restate. ठीक है. The company was required to restate said amount in accordance with requirement of AS11. By verifying it, auditor has verified valuation assertion. बताओ भाई कौन सा आएगा? सभी को पता है कौन सा आएगा. AS11 है बिल्कुल सही. आंसर बताओ बेटा 5th का. और मैं आपको एक और बात बताऊं, मजे की बात जो शायद आप नहीं कर रहे हो वो मैं कर रहा हूं आपके लिए. 5th का जो जवाब है वो D इज द आंसर. अब मैं आपको बता देता हूं मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं. मेरा मन नहीं था वैसे बताने का,
22 क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊं, चलेगा? बताओ, अभी जानना चाहते हो या बाद में जानना चाहते हो? सर ये ना एक्साइटमेंट हमें अच्छी नहीं लगती, हम वैसे ही चूसे हुए आम हैं, उसमें आप बोलते हो कि 22 क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। अभी बताओ, अभी जानना चाहूंगा। तो मैं आपके लिए एक एक्सेल शीट बना रहा हूँ साथ साथ, ठीक है? 22 क्वेश्चन जिस दिन खत्म हो जाएंगे वो एक्सेल शीट भी खत्म हो जाएगी और मैं आपको दे दूंगा और बोल दूंगा बोलो जय श्री राम। सर बताओ क्या है वो। हर क्वेश्चन की मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, क्वेश्चन 1 2, क्वेश्चन 22, और उसके साइड में मैंने लिखा है कि आईसीआई ने ये केस बेस एमसीक्यू किस किस टॉपिक से पूछा है। जैसे कि इसका टॉपिक क्या है, साथ साथ लिख लो, लिखना है तो अभी, हालांकि एक्सेल शीट में दे ही दूंगा। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस एक्सेल शीट में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हमारी बुक का कौन सा चैप्टर है, आईसीआई बुक का कौन सा चैप्टर है, वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है? इसमें और भी कोई टॉपिक टेस्ट हुआ है क्या हमारा? नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 किस पे था बेटा? 7 था हमारा बैंक ऑडिट। 7 किस पे था? बैंक ऑडिट। तो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं 6 के बाद अपडेट कर दूंगा वो बैंक ऑडिट। अब हम चल रहे हैं आगे। बैंक ऑडिट, ठीक है? साथ साथ लिखना चाहो साथ साथ लिख लो, नहीं एक्सेल शीट तो मैं दे ही दूंगा। सर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं दी, मैं आपको बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मेरे को रीशेयर करना है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आपकी इस बार की जो आरटीपी आई है ना, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, और उसकी समरी मैंने अभी शेयर नहीं की, जो कि मैं आज कर दूंगा। मुझे यूट्यूब वीडियो का उसमें लिंक डालना था, वो पेंडिंग है। उसके अलावा जो पिछले 2 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी है ना, वो बहुत अच्छी आरटीपी एमटीपी है। तो मैंने ये बोलना था आपसे कि जब भी समय मिले पिछले दोनों अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी देख लेना। मैंने यूट्यूब पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट का नाम है आरटीपी एमटीपी और आपके पास्ट ईयर पेपर्स। तो बेसिकली आरटीपी एमटीपी पेपर की एक प्लेलिस्ट ही बना दी। तो अब वहां जाओ, इस बार की आरटीपी देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले इस अटेम्प्ट की आरटीपी देखो, पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी देखो, उससे पिछले अटेम्प्ट की आरटीपी देखो, फिर इस अटेम्प्ट के भी एमटीपी आएंगे, पिछले दोनों अटेम्प्ट के एमटीपी की 2-2 वीडियो है वो देखो, और उनकी मैंने समरी ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखी है, और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके एक अलग से लिस्ट बना के दी हुई है, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वो क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? राधिका बेटा भी क्लास के बाद बात करेंगे, ठीक है? हो जाएगा सारा काम, टेंशन ना लो आप। अच्छा बेटा मार्क्स बताओ, आपके 5 में से 10 में से कितने मार्क्स आए? मार्क्स बताना, 10 में से किसके कितने नंबर आए, जल्दी बताओ। देखो मैं बीच में जब पढ़ाई के आगे हम बात कर रहे हैं तो मैं बीच में आपकी कोई भी क्वेरी नहीं लूंगा किसी भी तरह की, उस चीज़ के लिए माफ़ कर दो। मुस्कान, प्रवीण जोशी, सृष्टि, अनुजा, बेटा सबके 10 नंबर है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना, ईमानदारी से बताओ। सबके 10 आउट ऑफ 10। निखिल के 8, प्रशांत के 8। तुम झूठ बोल रहे हो भाई, सबके 10 नहीं हो सकते, कहीं तो कोई गलती की होगी अजर्शन में, इतना तो बढ़िया नहीं पढ़ाता मैं। हाँ भाई, सच्ची बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो तुम अपने ऊपर जबरदस्ती का। और एक बात ना, आज आखिरी में देखना 28 मिनट हुई है जिसमें मेरी फालतू की बातें भी आ गई और 2 केस में एमसीक्यू ठोक दिया आपने। ओके तरंग, तरंग हाँ अच्छे से पढ़ाई करो। एक और बात बता रहा हूं मैं तरंग, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जो हमने एक नया बैच लॉन्च किया है भाई, आप उसको अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। हमने नया बैच लॉन्च किया है, बता दूं क्या? मार्केटिंग कर लूं थोड़ी सी? ये मार्केटिंग से ज़्यादा ना फायदे की चीज़ है, सुन लो। एक तो हमारी गूगल ड्राइव आती है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, जिसकी फीस तकरीबन 8500 रुपीज़ होती है, डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है तो वो आप देख लेना, मोटा मोटा 8500 रुपीज़ होती है फीस। ये जीडी होती है, इसमें आप लेक्चर ले लो, देख लो, टेस्ट सीरीज फ्री होती है, ऐप पे टेस्ट पेपर दे दो, यूट्यूब पे क्वेश्चन बैंक देख लो, लाइव एमसीक्यू देख लो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर पे क्वेरी डाल दो, क्वेरी का मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये बैच मोटा मोटा ये बैच है। कुछ बच्चे इसमें मुझसे कभी पर्सनली बात कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस बैच के अंदर आपको लेक्चर मिल जाते हैं, इस बैच में आपको टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, और इस बैच के अंदर आपको क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाता है मोटा मोटा। अब हमने एक नया बैच लेकर आए हम, जिसके अंदर कपिल सर, मतलब आपके भाई की
पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल। और तरंग जो है, तरंग कुमार, बेटा आप वही हो जिससे कल मेरी बात हुई है? मतलब आप पर्सनल गाइडेंस वाले बैच के स्टूडेंट हो? पर्सनल गाइडेंस बैच यहाँ पे हम एक नया लेकर आए हैं। तरंग का इसमें फ़ायदा हो गया, जिन बच्चों ने अभी तक लिया है उनका फ़ायदा हो गया। तो इसकी फ़ीस हमने ना सिर्फ 1500 रुपये या 1000 रुपये ज़्यादा रखी थी, लेट से 9500 रुपीज़। तो इसमें क्या है, मैं सब बच्चों को, उन बच्चों का नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा। देखना सर्विस, देखना इसमें, मतलब जो ऊपर है वो सब तो है ही है, सभी बच्चों का नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा। मैं सबको पर्सनली कॉल करूंगा। ऑल सब्जेक्ट, ऑडिट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सभी सब्जेक्ट की गाइडेंस दी जाएगी कि भाई इसमें आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो। और आपसे स्टेटस अपडेट लिया जाएगा। अगर आप नहीं शेयर करोगे तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ाई नहीं कर सकते तो मैं तो क्या, कोई पास नहीं करवा सकता आपको। और उसके बाद आपको री असाइन किया जाएगा नया टास्क। तो इस तरह से ना हम बच्चे से एग्जाम तक, हम नहीं, मैं कपिल गोयल एग्जाम तक बात करूंगा। जब उसका एग्जाम है, एग्जाम तक उसको होमवर्क दिया जाएगा, एग्जाम तक उसको गाइडेंस दी जाएगी। तो हमसे गलती हो गई, हमने सिर्फ इसकी फीस रखी 1000 रुपये ज़्यादा। अगर इतनी फीस ज़्यादा रखेंगे तो हर बच्चा कहेगा भाई कपिल सर से 10 बार बात होगी, एग्जाम तक ले लेते हैं। आज इसकी फीस बढ़ चुकी है। तरंग बधाई हो, अगर आप वही स्टूडेंट हो तो। हमने इसकी फीस पर्सनल गाइडेंस की 3000 रुपये से बढ़ा दी है, क्योंकि अगर किसी को ये बैच लेना है तो भैया आपको जितनी भी फीस है, मान लो इसकी 7000 है तो आपको इसकी 10,000 फीस देनी होगी, 3000 एक्स्ट्रा। वो इसलिए क्योंकि 10,000 बच्चों से थोड़ी ना बात कर सकता हूँ मैं 100, 200, 300 बच्चों को हम पर्सनल गाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने फीस बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, ताकि इसमें बच्चे कम रहें, इंटेंशनली कम रहें, क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेशन है और मैं हर बच्चे से पर्सनली फ़ोन पे बात कर नहीं सकता। तो हमने फ़ीस जानबूझकर इतनी बढ़ाई है कि लिमिटेड स्टूडेंट ही आएँ, बाकी ना आएँ। तो ये एक है जो हमने दिया है। और जिन्होंने कल, कुछ बच्चों से मेरी बात नहीं हो पाई, उनको मैंने व्हाट्सअप मैसेज डाल रखा है, भाई जैसे ही फ्री हो जाओ बता देना। और जो बच्चे जीडी लेते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे कभी बात ही नहीं कर सकते। लो, मैं अभी आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ। इन बच्चों के लिए हम एक नया नंबर ले चुके हैं। पर्सनल गाइडेंस जिन बच्चों ने लिया है, इनके लिए एक मेरा न्यू नंबर है, ताकि आपकी कॉल मिस ना हो। इनके लिए न्यू नंबर है। लेकिन जो बच्चे जीडी लेते हैं उनको मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, 9599054350। आप भी कॉल कर सकते हो, लेकिन आपका ना मैं डेली चेक नहीं करूंगा, बेटा कितने लेक्चर देखे, कल ये करना है, परसों ये करना है, टेस्ट पेपर की कॉपी भेजो। एग्जाम तक पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। गाइडेंस ले सकते हो आप, एक आध बार गाइडेंस ले सकते हो। लेकिन आप सोचो भाई कपिल सर जैसे डंडी लेके खड़ा हूं इन बच्चों के पीछे, वो खड़े हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। एक नई चीज और ऐड कर रहा हूं, ये जो बच्चे ना जीडी वाले, इनके ऊपर मेरी टीम को बिठाने वाला हूं। मेरी जो टीम में 10-12 लोग हैं, वो 3 लोग क्या करेंगे, सबको फ़ोन करेंगे, भाई आपने लेक्चर नहीं देखे, देख लो। तो मेरा गाइडेंस नहीं होगा, लेकिन टीम का जरूर आपके पास आएगा फ़ोन कि भाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो भाई, पेपर दे दो। लेकिन एक टीचर का कॉल नहीं आ पाएगा, ठीक है। लो जी तुषार, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप 22 केस बेस एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, आपकी स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। नहीं यार कुणाल, आप कुछ भी बोल रहे हो। 500 रुपये हमने किसी बच्चे से नहीं मांगे, 100 रुपये मांगे हैं, और वो भी ऐप के जो थर्ड पार्टी को देने हैं। 100 रुपये प्लस जीएसटी 118 रुपये। कुणाल मेहता, टीम से दोबारा कनेक्ट करो मेरे बच्चे यार। लो, वो भी सॉफ्टवेयर लोगे तो देने, अदरवाइज नहीं देने। हाँ जी, ये फाइनल में नहीं होगा। वो पीयूष तिवारी कह रहा है सर फाइनल में जाके, भाई ये पर्सनल गाइडेंस सिर्फ इंटर के लिए है। अगर फाइनल में आप दोबारा मेरी क्लास लेते हो, दोबारा पढ़ाई करते हो, तो फाइनल में भी पर्सनल गाइडेंस बैच है, उसकी फीस 5000 रुपये ज़्यादा होगी। तो वो देखना आपको लेनी है नहीं लेनी है, ये सिर्फ लेक्चर ले लेना। लो जी पढ़ो, 9th पढ़ो, 9th पढ़ो। वॉच IT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is a company engaged in business of manufacturing smart watches। ये स्मार्ट वॉचेस बना रही है कंपनी, ठीक है। आयुष दीक्षित कह रहे हैं सर एक 20,000 का बैच निकालो जिसमें आप घर आके पिटाई करोगे ना पढ़ने पे। आयुष दीक्षित, वो भी बिक जाएगा, वो भी सेल हो जाएगा, फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जो चीज़ नहीं कर सकते वो नहीं निकालो, और मैं पीट दूंगा तो तुम मेरे को जेल करवा दोगे, ठीक है। द कंपनी हैड ए स्लो स्टार्ट The company had a slow start in the beginning of a company product were gaining traction from the customer। एक लो स्टार्ट हुआ है, आपने एक कंपनी स्टार्ट की लेकिन आपको लो ट्रैक्शन मिल रहा है अभी कस्टमर से, ठीक है। However, momentum has picked up during the year। मोमेंटम स्टार्ट हो गया, सेल स्टार्ट हो गई। The company wants to appoint
T&N Associate, a CA firm, as their auditor for the year 23-24 by replacing their existing auditor S.N. Company. अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑडिटर रिप्लेस हो रहा है, तो T.N. कंपनी को, मैं एक क्वेश्चन अपनी साइड से पूछ रहा हूँ, T.N. कंपनी को बताओ कौन सा एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जब आप पहली बार किसी के यहाँ एज ए ऑडिटर जा रहे हो, ठीक है। T&N Associate are willing to accept the engagement, वो एक्सेप्ट करने की विलिंग हैं। दे कम्युनिकेटेड विद द प्रीवियस ऑडिटर, और आपको पता है जब भी आप कोई नया क्लाइंट एक्सेप्ट करते हो तो पिछले ऑडिटर से आपको बात करनी पड़ती है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। हाउएवर SN कंपनी हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्ड, प्रीवियस ऑडिटर फेल्ड हो गए रिस्पॉन्स करने में, मतलब मैंने तो चिट्ठी लिखी उनसे बात करने के लिए, लेकिन पिछला ऑडिटर ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं किया। आपने बिल्कुल सही बोला सर, एसए नंबर 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट यहाँ पे लगता है। चलो आगे पढ़ते हैं, पिछले ऑडिटर का रिस्पॉन्स नहीं आया, आगे पढ़ते हैं। सीए किशन, पार्टनर ऑफ T&N एसोसिएट, जो नया ऑडिटर है उसका एक पार्टनर है के, एक्सप्लेन टू हिज टीम मेंबर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट लेटर का उसने इंपॉर्टेंस बताया, एसए नंबर 210 में आप पढ़ते हो। He has also arranged a team discussion on matter relating to acceptance of terms of audit engagement, उसने पूरा डिस्कशन भी किया। कितनी लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है जबरदस्ती में, क्वेश्चन में दम नहीं होगा। एक काम करे डायरेक्ट चले, नहीं सर डायरेक्ट मत चलो क्वेश्चन पे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन वाज कंसर्निंग प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, प्री कंडीशन पे आपने डिटेल क्वेश्चन पढ़ रखा है। मिस्टर अरुण, ए टीम मेंबर कुड रिकलेक्ट फ्यू ऑफ देम, मैं अगर आपसे पूछूं भाई प्री कंडीशन बताओ तो आप थोड़ी बहुत तो सोच पा रहे हो। Those including determining whether financial reporting framework used in the preparation of financial statement is acceptable, FRS acceptable है, management providing auditor with all access to relevant information and additional information upon auditor request. It was further elaborated by Arun that management has to provide unrestricted access to employees within the entity as may be required by auditor for obtaining audit evidences. वो प्री कंडीशन बता रहा है क्या क्या है, पहली FRF के हिसाब से ऑडिट हुआ हो, दूसरा हमें एक्सेस दिया गया हो, तीसरा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया गया हो। टीम मेंबर वर asked to list factor that may necessitate revisions of engagement letter in case of recurring audit। भाई पूरा ही ऐसे 210 चिपका दिया इन्होंने तो। उसके बाद कह रहे हैं कि कब कब आप अपना एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करेंगे, ऐसे 210 का क्वेश्चन है। मिस्टर कुमार, अनदर टीम मेंबर रिप्लाई दैट रिवीजन में बी रिक्वायर इन केस ऑफ, पूरा ही ऐसे 210 चिपका दिया। Significant change in ownership, recent change in senior management, change in financial reporting framework adopted in preparation, modest change in nature of size of the entity business, change in legal and regulatory requirement। एक और मजे की बात बता रहा हूँ, आज ध्यान रखना एग्जाम में। कई बार क्या होता है केस बेस एमसीक्यू में, जैसे ये ऐसे 210 का सारे पॉइंट दे दिए, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे ना उसमें क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का कि बताओ कब कब एंगेजमेंट लेटर की टर्म्स को चेंज कर सकते हो। तो भाई आंसर यहीं दिया हुआ था, यहीं से कॉपी पेस्ट मारना था। तो काफी बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन केस बेस एमसीक्यू में आया ना उसी में ही आंसर दिया हुआ था, वही क्वेश्चन 4 नंबर का डिस्क्रिप्टिव में आया है, बस आपको क्या करना था, दिमाग लगाना था, अरे इसका आंसर तो केस बेस में दिया हुआ है, बस कॉपी पेस्ट मारो। तो ये भी ध्यान रखना। तो इस पहले पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट और रिवीजन इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर राम, वन ऑफ द टीम मेंबर, रेज्ड ए डाउट. He inquiry regarding recourse available to the incoming auditor in case management make it clear before acceptance of engagement by auditor regarding its inability in providing support to him in respect of certain procedure expected to be performed during course of audit. एक राम है, वो पूछ रहा है कि मैनेजमेंट अगर पहले ही क्लियर कर दे कि भाई हम आपको इसमें सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि फिजिकल नहीं करने देंगे, जैसे कि कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इन दिस रिस्पेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन वॉज रेज्ड relating to sending confirmation. अच्छा, मैंने जो एग्जांपल दिया वही आ गया। Specific question was raised relating to sending of confirmation request to material trade payable reflected in the financial statement of a company. Trade payable pertains to material input and input service acquired and utilized by the company during the year. Trade payable क्या है? एक तो raw material के हैं और एक services के हैं। Lack of support by management in such a case would in effect significant management refusal to allow auditor to send confirmation request at the outset before engagement is accepted by the ऑडिटर और या पार्टनर। बेटा एक बात बताओ, यदि आपका कोई क्लाइंट आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा वो भी बिफोर एक्सेप्टेंस, तो क्या आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुझे क्लाइंट रिप्लाई करके बताओ, वेदर यू विल एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट और नो। येस और नो में जवाब दो। येस वी विल एक्सेप्ट, नो विल नॉट एक्सेप्ट। जवाब दो। ओ भाई, इतना लंबा चौड़ा केस स्टडी था, पूरा ऐसे 210 यहाँ पे डाल दिया है। अब आपको पढ़ना है आंसर। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, ऐसे 210 क्वेश्चन भी आई होप उसी के ऊपर हो। लो जी, देखेगा।
एज रिगार्ड डाउट ऑफ मिस्टर राम डिस्क्राइब इन लास्ट पैरा ऑफ केस सिनेरियो। लास्ट पैरा मतलब जब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी और आपसे नो वी विल नॉट एक्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बताओ कौन सी सही है। बेटा अब आपका इसका जवाब क्या खुद बता सकते हो। The auditor needs to inquire into management reason for the refusal and perform alternative audit procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. A. Last para वही था. B. The auditor needs to evaluate implication of management refusal on audit assessment of ROMM and perform alternative audit procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. C. The auditor should not accept such an engagement. D. The auditor needs to evaluate implication of management refusal on risk of fraud एंड परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। आपने मुझे जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सृष्टि बेटा आप कंफ्यूज हो गए, आपने ए लिखा है, आंसर सी ही है। क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है आपसे बिफोर एक्सेप्टेंस, मैंने हाईलाइट नहीं किया सॉरी उसके लिए, बट क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है बिफोर। यार एक बात बताओ, जब मैं आपको सॉरी मेरा एग्जाम्पल बहुत गलत होने वाला था, जब क्लाइंट आपको शुरू में ही बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि हम आपको कंफर्मेशन नहीं भेजने देंगे, तो उसके बाद भी आप रिश्ता बनाओगे। मतलब कुल मिला के मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना चाह रहा था कि जब कोई लड़की शादी से पहले ही बोल रही है कि भाई देख शादी करनी हो, या सृष्टि बोल मान लो जब कभी सीए बन जाएगी बाद में शादी करेगी, तो तुम सामने वाले को पहले ही बोल रही हो कि भाई देख खाना तेरे को बनाना पड़ेगा समझ रहे हो, जॉब तेरे को करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ मजे करूंगी। तो आप मुझे बताओ उस केस में क्या आप तो कर लोगे, सामने वाला शादी करेगा? लॉ एंड रेगुलेशन के केस में तो सब करेंगे, उस चीज को छोड़ दो, वो फिलहाल यहाँ पे मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है। नहीं ना, ये तो शुरू में ही दिक्कत है। तो इसका आंसर सी रहेगा, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अब मुझे आप 1 मिनट का समय दो, मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ, तब तक आप वेबसाइट को स्कैन कर लो किताब वगैरह लेने के लिए, और क्यूआर कोड को स्कैन कर लो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक मुझे कैमरा की बैटरी इसको चेंज करना पड़ेगा, इनकी सांसें ख़त्म हो चुकी है, बैटरी फुल चार्ज दिखा रही थी, वहाँ लगाया तो दिखा नहीं रही है। तो ये सिंबल जो है अभी 5-10 मिनट चलेगा, तब तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी ब्लिंकिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, CA Kishan, the partner asked about pre-condition for an audit. Mr. Arun could recollect only few of them. उसने कुछ तो लिख दी थी। रीड द पैसेज ऊपर वाला एंड फाइंड आउट विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट वर मिस। देखो भाई, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आया था ना, आपकी सांसें फुला देता ये क्वेश्चन। क्यों? क्या कह रहा है कि ऊपर वाला पैरा रीड करो और फिर बताओ कौन सी मिसिंग है। तो ये लो, यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने तो मार्क कर दी थी। एग्जाम में पता नहीं आप करो ना करो, तो आपने ना एक अंडरलाइन जरूर कर लेना है, ताकि आपको पता रहे प्री कंडीशन के लिए कहाँ जाना है। तो प्री कंडीशन में देखो FRF वाला पॉइंट आ गया, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस आ गया। अब नीचे देखो क्या क्या दी हुई है, नीचे देखो क्या क्या दी हुई है। obtain management responsibility on specific legal aspect governing the organization, obtain management responsibility on standards on auditing applicable to the organization, बहुत बढ़िया। obtain management responsibility for preparation of financial statement as per FRF, obtain management responsibility on necessary internal control to enable preparation of financial statement which are free from financial state material misstatement whether due to fraud or error। बताओ कौन सी प्री कंडीशन मिसिंग है ऊपर के पैराग्राफ में, आपने मुझे जवाब देना है। और आप चाहो तो दोबारा से पैराग्राफ, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है दोबारा पैराग्राफ आपको रीड करना ही करना पड़ेगा। जल्दी बताओ।
भाई आपको याद है? सही बताऊं, मुझे याद नहीं है, तो मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा। सब स्टूडेंट बोल रहे हैं सी इज़ द आंसर, बट मुझे एक बार दोबारा रीड करने की एक्चुअल में इसमें ज़रूरत है कि कौन सी आएगी और कौन सी नहीं आएगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंस, ये तो नहीं है, ये तो दूसरा तो नहीं है, तो दूसरे वाले तो सारे ऑप्शन काट दो। देखो एक एक तुक्का मारने का तरीका और बता रहा हूँ। आपको पता है भाई ऐसे तो ऑडिटर फॉलो करेगा, उसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो दूसरा जहाँ पे आ रहा है वो काट दो। ये एक कट गया। अच्छा दूसरा सर कहीं और आ ही नहीं रहा, तो आपकी स्ट्रेटेजी अच्छा एक और ही रहा, एक और कट गया। अब बचा क्या? या तो थर्ड और फोर्थ, या बचा वन और फोर्थ। वन क्या कह रहा है? ऑब्टेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट्स गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये था वन। और थर्ड और फोर्थ क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करो एफ फाइनेंशियल के लिए और इंटरनल कंट्रोल के लिए। तो ऊपर देख लेते हैं पर कौन सा नहीं था। इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है ना? इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है, तो आपने इसीलिए क्या बोला? सी आंसर बोला, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। गवर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, वो जो है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पार्ट बनेगा, वो अपने को इनिशियली देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉ एंड रेगुलेशन आप अलग से देख सकते हो। तो सेकंड का जो है वो सी सही आपने जवाब दिया है। ये आपने तुक्का मारा या सही दिया यार? इस क्वेश्चन में तो मेरे को ही टाइम लग गया थोड़ा सा एनालिसिस करने में। सर हमने तुक्का मारा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वोट फ्रॉम वोट मिस्टर कुमार रिप्लाइड। एक और तरीका बता रहा हूं एग्जाम में इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, तो आप क्या करना, जितनी भी प्री कंडीशन यहां दे रखी हो ना, वो यहां पॉइंट बना के लिख लेना। यहां पॉइंट बना के लिख लेना और फिर देख लेना क्या मिसिंग है। ठीक है। एक बार दोबारा देख लूं सेकंड क्वेश्चन का जवाब, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूं, सही बताऊं तो। आप कहोगे कपिल सर भी कंफ्यूज होते हैं। भाई अच्छी बात है ना, कहीं तो कंफ्यूज होना बनता है ना। मैं लिखूंगा ये पॉइंट्स। सर आप यहां लिखोगे? यहां लिख लो। चलो बोलो फिर, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है भाई? एफ द इंक्लूड डिटरमाइनिंग वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल। तो FRF इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? कहां है दूसरा पॉइंट? एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल एंड अदर वाला पॉइंट भी है यहां पे, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला पॉइंट भी आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला पॉइंट भी आ गया। क्या नहीं है सर? इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ तो बिल्कुल सही है, जो आप क्वेरी लिख रहे हो ना वही, उसी पे मेरा भी कंफ्यूजन जारी है। तो इसका मतलब 4 तो आएगा ही आएगा, और 4 यहाँ दोनों में दे रखा है। पहला पॉइंट कह रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्पेसिफिक लीगल एस्पेक्ट गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कभी भी नहीं देखता यार। और तीसरा कहता है ऑब्टेन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF। कहीं ना कहीं तीसरा पॉइंट कवर्ड है कि FRF देख लो कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ओहो, मेरे को समझ आया क्या यहाँ पे क्या आपने एडिशनल लेना है। यहाँ बोल रहा है कि आप ये देखो कि FRF के हिसाब से फाइनेंशियल बने हो बोल रहा है। ये पहले पॉइंट में बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो यूज हुआ हो जो एक्सेप्टेबल है, यूज वो हुआ हो। दूसरा कह रहा है कि आप देखो कि उन्होंने उसके हिसाब से फाइनेंशियल बनाए हो, प्रिपरेशन। तो आंसर तो सी और डी, सी ही मुझे समझ आ रहा है। गवर्नेंस वाला पॉइंट मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं भाई, बुक देख लेते हैं एक बार, ताकि डाउट ही खत्म हो जाए, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज रहूंगा इसमें। यार बुक देख लेते हैं फटाफट से। चैप्टर 1 में ऐसे 210। कोई स्टूडेंट मेरे को पेज नंबर बताएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। सर 220 से तो पहले है आपका, नहीं ये रहा प्री कंडीशन। हाँ ये रहा, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द इज एक्सेप्टेबल। पहले तो आपने देखा क्या FRF एक्सेप्टेबल है,
फिर उसके बाद आपने एग्रीमेंट लेना है कि प्रिपरेशन हुआ हो फाइनेंशियल एज पर एफआरएफ, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल। तो भैया आंसर सी और डी ही रहेगा। उसके बाद देख लूँ, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सही है। साला गवर्नेंस वाला पॉइंट कितना कंफ्यूजिंग था ना। हाँ तो सही है, सी इज द आंसर। यहाँ प्रिपरेशन की बात हो रही है, यहाँ अप्लायंस की बात हो रही है। सही है, मज़ा आ गया सर। पहले क्वेश्चन में आपको अटकते हुए देखा है। अरे भैया तब यही तो जीवन का मजा है। आ जाओ तो सी इज द आंसर। ठीक है, सी जिन बच्चों ने भी किया है तुक्का बढ़िया लगा है, और अगर आपको पता था तो बहुत ही बढ़िया। लो जी हाँ सुमित यादव, आपकी क्वेरी सही है, लेकिन क्वेश्चन की डिजाइनिंग बहुत बढ़िया है ना। पहला सुमित ने देखो कितना बढ़िया बोला कि गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट ऑडिटर पे इतना जाएगा ही नहीं, लेकिन कंपोनेंट के अंदर जाता है। कंपोनेंट में हम देखते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो वहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। From what Mr. Kumar reply about the factor requiring a revision in engagement letter, one point was incorrect. Read the passage and find that incorrect factor. वो तो आप रीड करके बता दोगे। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप से आप रिवीजन करोगे, चेंज इन मैनेजमेंट से आप चेंज करोगे एग्रीमेंट में, चेंज इन एफआरएफ अडोप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप एग्रीमेंट चेंज कर सकते हो, मोडेस्ट चेंज इन नेचर ऑफ साइज ऑफ द एंटिटी, मोडेस्ट चेंज। आंसर बताओ भाई, ये तो इसमें आई थिंक कोई डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है, डी इज द आंसर। सर अगर कोई मोडेस्ट चेंज है, कोई नॉर्मल चेंज है, तो उसकी वजह से हमारा एग्रीमेंट चेंज नहीं होगा। सभी का बिल्कुल सही है। सर हमने तो सी बोला था क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ही नहीं है। अनुजा वो बिल्कुल सही, लॉजिकली आपने सी बोला था, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपने लॉजिकली सी बोला था तो वेरी नाइस, क्योंकि आपने देखा गवर्नेंस में तो हमारा कोई काम ही नहीं है, तो सी इज द आंसर, वेरी राइट। डी देखेगा बेटा, फोर्थ देखेगा। अभी बैटरी चल रही है, ये आपका और मेरा प्यार है। एस एन कंपनी हैव फेल्ड टू रिस्पॉन्स टू इनकमिंग पार्ट ऑडिटर। एस एन कंपनी जो पुराने ऑडिटर थे ना, वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए इनकमिंग ऑडिटर को, नए ऑडिटर को। इन दिस रिगार्ड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन बताओ। इट वॉज अनएथिकल ऑन पार्ट ऑफ आउट गोइंग ऑडिटर, जो जा रहे हैं, जो पुराने ऑडिटर हैं, उनके पार्ट पे ये अनएथिकल है। फॉर फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन मेड बाय द इनकमिंग ऑडिटर, इट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी गवर्निंग प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, इट वॉज अनएथिकल ऑन पार्ट ऑफ आउटगोइंग ऑडिटर फॉर फेलिंग टू रिस्पॉन्ड। दूसरे में भी कह रहा है अनएथिकल है यार, एक तो फोन बता रहे हैं आज। फॉर फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन मेड बाय इनकमिंग ऑडिटर, इट डज नॉट इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल प्रिंसिपल। कह रहा है कोई वायलेशन नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल का। थर्ड, it was unethical on part of outgoing auditor for failing to respond to communication made by incoming auditor. It is violation of principle of professional competence and due care governing professional ethics. Fourth, it was unethical on part of outgoing auditor for failing to respond to communication made by incoming auditor. It is violation of principle of professional behavior governing professional ethics. बताओ भैया, देखो तीनों जगह बोल रहा है वायलेशन है, एक जगह बोल रहा है शायद वायलेशन नहीं है, यहां बोल रहे वायलेशन नहीं है, तो बी तो सीधा ही गलत हो गया। ठीक है, बी तो बेटा सीधा ही गलत हो गया। अब तीनों जगह बोल रहा है वायलेशन है, तो बताओ आपने किसी को रिप्लाई नहीं किया, जो ऑडिटर जा रहा है उसने किसी को रिप्लाई नहीं किया, उसको रिप्लाई करना चाहिए था। तो आप बताओ उसने किस चीज को गलत फॉलो किया या नहीं फॉलो किया? ऑब्जेक्टिविटी को, यहां पे क्या था, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को, या वो प्रोफेशनल बिहेवियर को। मैंने आपके लिए आसान कर दिया, यूनिक वर्ड निकाल के दे दिया। उसने बताओ किस चीज को फॉलो नहीं किया और किस वजह से आईसीआई उसे सजा देगा, जल्दी बताओ। मैं ना अभी भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा था? सी आएगा ना इसमें। हाँ, गवर्निंग है नहीं और स्टैंडर्ड का उसका कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर बचा सीओडी और सीओडी। हाँ ठीक है बेटा, सही है। बताओ आंसर बताओ। सर डी इज द आंसर, उसने प्रोफेशनली बिहेव नहीं किया, तो डी इज द आंसर। अब आप मुझे बताओ, टोटल आपके 4 क्वेश्चन ये हो गए, 5 ये हो गए, 9, और शुरू वाले में कितने थे? 3, 12, 24 में से सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स बताएंगे जल्दी से। और आज की क्लास हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। छोटे छोटे सेशन है, डेली बेसिस पे ज्वाइन किया करो। फायदा ये होगा कि मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद से कभी कर ही नहीं सकते।
भाई देखो 100 में से 2-3 बच्चे होते हैं जो इतने सिंसियर होते हैं, जो सारे क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं। 90% स्टूडेंट नहीं करते मेरे भाई, वो रिवीजन में ही लगे रहते हैं, वो दूसरे सब्जेक्ट में लगे रहते हैं। तो ये 40-50 मिनट की जो क्लास है ना, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी और आपको 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 पे ले जाने में मदद करेगी। तो इन सेशन को रोज ज्वाइन करो। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ऑडिट की क्लास लेना चाह रहे हैं, आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। वो इसलिए कि पूरे कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद भाई यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिवीजन क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू, केस बेस एमसीक्यू, और क्या चाहिए बताओ। इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो बताओ, इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो बताओ। अब है आपसे बात करूंगा इस तरह से। हमारी कैमरा की बैटरी ने हमारे प्यार के अंत तक साथ दिया। तो वो कह रहा है 22 to 24 एक्सेप्ट प्री कंडीशन क्वेश्चन। प्रियंका कोई बात नहीं बेटा। पीयूष तिवारी बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेले हुआ है। सोएब के भी 24, आहूजा के भी 24, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हर्ष गुप्ता कह रहे हैं सर हम तो यूट्यूब पे पढ़कर पास हो गए। तो हर्ष एक बात बताओ, क्या आप बाकी बच्चों को ये बोलना चाहोगे क्लास ले लो या यूट्यूब से ही पास हो जाओ? जरा एक चीज़ का वो रिप्लाई करो। आप बाकी स्टूडेंट को क्या बोलोगे कि क्लास लेनी चाहिए या यूट्यूब से ही पढ़ लो, उसी से पास हो जाओगे? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, जब आपको यूट्यूब से पढ़कर आप पास हो सकते हो, एक अच्छी नॉलेज मिल सकती है, तो सोचो अगर कोई क्लास अफोर्ड कर सकता है और वो मेरे सारे 55 लेक्चर 55 लेक्चर्स देख ले, तो उसको कितनी वास्ट नॉलेज मिलेगी। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक? सुमित यादव कह रहे हैं एक लास्ट वाला गलत है। लास्ट वाला गलत कर दिया आपने सुमित। भैया मेरे को ये कैशू एम के, ये आप सी इंडिया से बात कर लो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। थैंक यू सोनी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत प्यार आपके लिए। कोई क्वेरी है पूछ लो, आखिरी 1 मिनट में आप लोगों के लिए बैठा हूँ। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी। सर मैंने आपकी सारी रिवीजन वीडियो देख लिए प्लेलिस्ट के, एसए के, मज़ा आ गया सर, आपके एग्जाम्पल से बहुत हेल्प आती है रिकॉल करने में। थैंक यू पीयूष तिवारी, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ने में। सर डेफिनेटली क्लास लेनी चाहिए। थैंक यू हर्ष गुप्ता। सर प्लीज़ एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर विद एग्जांपल। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो गई कि आप किसी काम को कर सकते हो या नहीं, आपको ट्रेनिंग मिली या नहीं मिली। तो जहाँ पे आपको लगे कि मेरे को नॉलेज चाहिए किसी चीज़ की, दैट इज़ कॉम्पिटेंस, जहाँ पे सी ए स्पेसिफिक नॉलेज, काम स्पेसिफिक नॉलेज है। प्रोफेशनली बिहेवियर मतलब आपको कोई काम करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हो। जैसे आपको आईसीआई को रिप्लाई करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो। आपको नए ऑडिटर को रिप्लाई करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट बिहेविंग प्रोफेशनली। ठीक है, सुमित यादव। थैंक यू पीयूष तिवारी। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू। मेहनत करते रहिएगा, बिना मेहनत इस जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉइंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।